हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद श्याम में। आज हम बात करने वाले हैं टीटी एग्ज़ाम के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश भाई, जिन्होंने टीटी एग्ज़ाम के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। इनके 135 नंबर आए आउट ऑफ 150 में। तो अभी टीटी एग्ज़ाम होने वाला है 23 जनवरी को, तो बताएंगे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की जाए। बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। तो सबसे पहले हम टीटी एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, इसके सिलेबस क्या क्या होता है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मतलब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे, है ना। तो यूपी टेट के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट आते हैं। उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, हिंदी है, मैथ्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ मतलब ईवीएस भी है। हाँ, और सेकंड लैंग्वेज में आता है ऑप्शन में, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो या उर्दू ले सकते हो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा 150 नंबर का पेपर आता है और 150 ही मिनट का है। मतलब कह सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट के लिए एक अच्छा समय मिलता है। जी जी जी, बहुत। अगर हम बात करते हैं इन पाँचों सब्जेक्टों को किस तरीके से कवर किया जाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक स्ट्रेटजी बना ली जाए कि मतलब मुझे ये सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हैं, जैसे कि मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में वीक हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में वीक हैं। तो उनको एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उसको ज़्यादा समय दें और मतलब टॉपिक को क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ें। ठीक है, मतलब कह सकते हैं मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मतलब किसी भी एग्ज़ाम को जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ले लिया मैथ। तो मैथ के शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अभी तो आपको लगता है कि मैंने सारा कवर कर लिया और मुझे सारा आता है, लेकिन बाद में जब आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लोगे और एग्ज़ाम आपका पास आ जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी। तो जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो आप एक बारी जब कहीं कोई सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से मिस हो रहा है ना, तो वहाँ आप जाके शॉर्ट नोट्स में देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। मतलब शॉर्ट नोट्स में एग्जाम नज़दीक में आपको बहुत हेल्प करते बहुत हैं। हेल्प ठीक है, करते हैं। ठीक है। अगर अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्रीवियस पेपर से हमें लगाना चाहिए, कितनी हेल्प मिलती है प्रीवियस पेपर से। बिल्कुल। प्रीवियस पेपर आप 5 साल के प्रीवियस पेपर ले लीजिए, है ना। और 1 या 2 जैसा आपके पास समय हो वो पेपर रोज़ लगाइए। और वहाँ प्रीवियस पेपर लगाने से आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और तो आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में कि मतलब जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आया तो वो मतलब आप पे नहीं आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक से जाके देख सकते हैं। या फिर बहुत सारे संसाधन अवेलेबल हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, या अपने आस पड़ोस में कोई टीचर है वहाँ से भी देख सकते हैं। और वहाँ से भी कवर नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस पेपर से कितना पेपर हमारा कवर हो जाता है। मतलब आप 5 साल का अगर आपने कर लिया तो आप 50 से 60% तो आपका कवर हो गया। मतलब कह सकते हैं प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करता बहुत है हेल्प करता सभी एग्जाम के लिए एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये भी पांचों सब्जेक्ट के लिए बुक हमें कौन कौन सी प्रेफर करना चाहिए। अभी क्या है, कुछ लोग पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ लोग नए स्टूडेंट्स में अपीयर होंगे इस एग्जाम में, तो बुक कौन सी फॉलो करना चाहिए पांचों सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपने ईवीएस के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की ले लीजिए। मतलब बुक्स तो आप कोई सी भी ले लीजिए, कंटेंट सबका एक जैसा ही होता है, बस आपके ऊपर मतलब मैटर लगभग एक जैसा होता है। टॉपिक सारे जब आपके पास सिलेबस है तो आप उस टॉपिक के अनुसार उसमें देख भी सकते हैं। तो कोई सी भी ले लीजिए आप। ईवीएस के लिए ले लीजिए आप, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है वो। और चाइल्ड डेवलपमेंट की ले लीजिए आप, विद्या की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। ठीक है, मैथ के लिए हम कैसे कवर करें। सबसे ज़्यादा लोग मैं परेशान रहते हैं कि मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है बहुत सी स्टूडेंट के लिए, और लोग मैथ को ऐसा लगता है कि मैथ में मेरा बहुत वीक है, और मैथ को वो पढ़ना भी चाहते हैं और थोड़ा सा उनको मन भी नहीं करता है क्योंकि उनको लगता है वो मैथ बहुत कठिन है। तो मैथ को किस तरीके से कवर करें। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो सब कठिन है और सब मतलब सरल है, लेकिन अगर आपने अच्छे से, आप आपने हल्के में अगर तैयारी करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को लेना चाहा और मतलब लगा है कि आपको कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे टीचर बनना ही है, तो फिर आप नहीं है अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ना भूल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मुझे मैथ ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथ में क्या है कि आप बेस क्लियर करते चलिए और जो भी पढ़ें उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और मैं कहूँगा यूट्यूब से आप एक चैनल भी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे राकेश यादव सर हैं, उन वो अर्थमेटिक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं।
तो वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी बुक्स मंगा सकते हैं, तो मैथ को आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैथ के लिए ट्रिक्स के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, और सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट टीचर सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो टीचर हमको ट्रिक कितनी समझा रहा है, तो आप ट्रिक को कितना ठीक मानते हैं? देखिए ट्रिक्स, मैं कहता हूँ कि अगर आपका बेस क्लियर है ना तो ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं हाँ, ट्रिक्स कारगर है, मतलब, लेकिन ट्रिक्स जो है स्टेबल नहीं है। आप ट्रिक्स को एक दो ट्रिक्स नहीं है, हज़ारों ट्रिक्स हैं, आप कब तक ट्रिक्स को याद रखोगे? तो आप, अगर आपका बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको, मुझे लगता है, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ट्रिक वाला मैथ है मैं नहीं मानता, मतलब कि वो ज़्यादा मतलब स्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं है वो। आप बेस क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, तो आपको ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कह सकते हैं अपना बेस को जो फाउंडेशन है वो काफ़ी एकदम ड्यूरेबल बना है। जी ठीक जी। है, बेस ही हमारा काम आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हमने सभी पांचों सब्जेक्ट की बुक फॉलो कर ली है, अगर 55% या 60% हमारे प्रीवियस पेपर से कवर हो गया है, बाद बाकी 40% कैसे कवर करें? वो आप, वो जैसे कि आपको लगता है कि नहीं कवर हो पा रहा है, और मतलब प्रैक्टिस सेट लगा लिया आपने, आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। प्रीवियस पेपर के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाइए। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि मुझे कितना रह गया है, कितना मुझे करना है, और कहाँ कहाँ मतलब प्रॉब्लम है। तो वो आप टेक्स्ट बुक है या किसी टीचर से मतलब कांटेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी क्या है, एग्ज़ाम चल रहा है, लोग स्टूडेंट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अब मतलब सेलेक्ट होने के बाद एक्टिव हो वो बात अलग है, लेकिन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम में अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो कितना ठीक समझते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया तो समझ लीजिए आप, कंपटीशन के लिए तो मतलब जानी दुश्मन है। दुश्मन मान के चलिए आप इसे। सोशल मीडिया से आप जितना अवॉइड करेंगे इसको, मतलब आप अपने मतलब एग्ज़ाम के क्रैक करने को उतना ही करीब पहुंचते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम चलेगा। आप बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोग मतलब अच्छी तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, तो इसकी तैयारी करते हैं, तो वो लोग 2-2 4-4 साल, 5-5 साल मोबाइल से मतलब ही नहीं रखते हैं। सोशल मीडिया से हाँ, मतलब ही नहीं रखते हैं, तो वही लोग कर पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, अवॉइड कर दीजिए इसको। गाइस समझ सकते हैं भाई, सोशल मीडिया जब तक आपका 23 जनवरी तक एग्ज़ाम है तब तक आप दूर रहना है। अभी फिर भी मतलब मन में ये डाउट रहता है, वो लोग ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो एक ग्रुप में एक क्वेश्चन भेज देते हैं और उसी क्वेश्चन के पीछे तमाम डिबेट चलती रहती है, ये इसका ऑप्शन ये होगा। तो ये आपको कहाँ तक ठीक समझते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लोग एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर वहाँ डिबेट भी चलती रहती है, कन्फ्यूजन होता रहता है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब अभी ग्रुप डिस्कशन अभी थोड़ा सा बंद कीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई नया एस्पिरेंट है जो आगामी समय में टीटी एग्ज़ाम देने वाला है या टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? उसके लिए टीटी का एग्ज़ाम देने के लिए, आप जैसे आपने 12th कर लिया है, तो 12th के बाद बीएलएड होता है 4 साल का। तो उसको मतलब बीएलएड करने के बाद आप टीटी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ड्यूरिंग बीएलएड भी बैठ सकते हैं, अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो आप दे सकते हैं, है ना। और फिर डीएलएड है, जो पहले बीटीसी था, परिवर्तित नाम है उसका डीएलएड, तो उसको करके भी, वो ग्रेजुएशन के बाद होगा, तो आप उसको करके भी टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड है, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होती है, 2 साल की है, तो इसके बाद भी आप टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस बीएड और डीएलएड में इतना है कि आप जैसे कि आपने उसका डीएलएड दिया, डीएलएड किया हुआ है, तो उसके बाद आप प्राइमरी और जूनियर तक ही रह सकते हैं। और अगर आपने बीएड किया है, तो बीएड के लिए आप मतलब जैसे टीजीटी है या बीईओ है, और बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जिनमें बैठ सकते हैं। मतलब कह सकते हैं जो डीएलएड जो डिग्री है वो केवल केवल प्राइमरी टीचर के लिए है, प्राइमरी और जूनियर में भी जा जूनियर में जा सकते हैं। और बीएड के लिए अगर आप बेसिक विभाग में अगर फर्दर जो वैकेंसी आती हैं उच्च स्तर की, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले इसमें। जी जी जी। ठीक है, तो ये सब था। और दूसरी चीज़ है कोचिंग सेंटर के बारे में। लोग कोचिंग सेंटर, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बड़ी कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, और बड़ी कोचिंग सेंटर उनको मत है कि बड़ी कोचिंग सेंटर में या मेट्रो सिटी में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई होती है। तो कहाँ तक आप इतना समझते हैं? आपने भी कोई कोचिंग ली थी?
जी, मैंने तो सेल्फ़ स्टडी की थी। मैं तो सेल्फ़ स्टडी को ही मतलब प्रेफ़रेंस दूँगा। लेकिन सबसे अच्छी है सेल्फ़ स्टडी, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल्फ़ स्टडी में क्लियर नहीं हो पाती, है ना? तो उसके लिए हम कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मतलब गर्ल्स भी होती हैं, तो गार्जियन बहुत से होते हैं वो अपनी गर्ल्स को मतलब बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। और ना इतना मतलब कुछ गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो मतलब मध्यम से नीचे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सेल्फ स्टडी करें। बाकी जो अपने टाउन्स में और गांव में जो छोटी छोटी कोचिंग है, वहाँ वो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो भी टैलेंटेड लड़के हैं, वो भी बाहर से पढ़ के आए हैं और मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप मतलब उनसे गेट टुगेदर करने में भी दिक्कत नहीं होती है, हेजिटेट नहीं होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप जैसे बाहर हैं, नाम में चंद्रा है या बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो बाहर हैं, तो वहाँ पे आप एक एक बार में 700-700 800-800 बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ आप टीचर से मतलब इतनी जल्दी गेट टुगेदर भी नहीं हो पाते हैं। और वहाँ से मतलब वहाँ क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, वहाँ चीज़ें थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ छोटी कोचिंग्स हैं वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, और वहाँ से आप अपने जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं छोटी कोचिंग सेंटर है वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, बट थोड़ा सा ये हो तो उनका थोड़ा डिस्प्ले कम होता है, और बड़ी कोचिंग सेंटर में थोड़ा डिस्प्ले ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका फीस थोड़ा महंगा होता है। ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि डाउट डाउट भी कह सकते हैं, और मन में एक क्यूरियोसिटी भी है कि अगर वो टीटी एग्ज़ाम को पास करने के बाद, या सुपर टीटी एग्ज़ाम के बाद सुपर टेट भी होगा, उसको पास करने के बाद हमारे जब टीचर बनेंगे तो हमको कितना सैलरी पैकेज मिलेगा? सैलरी पैकेज तो मान लीजिए बहुत अच्छा है। एक यूपीएसआई के बराबर हमें मतलब प्राइमरी शिक्षक को सैलरी मिलती है, वही लगभग 5.5-6 के लगभग। 5.5 लाख का मतलब एनुअली पैकेज है। जी जी जी। मतलब एक यूपीएसआई के बराबर, सब इंस्पेक्टर के बराबर आपको एक पैकेज मिलता है, अच्छा पैकेज है। इसमें कैजुअल लीव कितनी मिलती हैं अगर एनुअली में? आपको 14। 14 कैजुअल लीव मिलती हैं, मतलब कह सकते हैं ठीक है। अगर इसकी पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लोग कभी कभी किसी को दूर पोस्टिंग मिलती है, तो पोस्टिंग का क्या इसमें सिस्टम है? पोस्टिंग का सिस्टम वही है कि मतलब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर 5 साल में हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो आप अपने घर के पास भी आ सकते हैं, अगर दूर हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये सब था गाइस इनकी स्ट्रेटजी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। और राकेश भाई हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, और सैलरी पैकेज भाई ने बता दिया है, 5.5 लाख आपको मिलेगा, और अच्छा पैकेज है, कह सकते हैं आप सब इंस्पेक्टर के बराबर अपना सैलरी पैकेज पाएंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखना, और ये वाला अटैम्प्ट सोचना मेरा लास्ट अटैम्प्ट हो, इस तरीके से प्रिपरेशन करना। ठीक है। और जो थोड़ा सा मन में डाउट है, या शॉर्ट नोट्स के पीछे भाई ने बताया, प्रीवियस पेपर के बारे में बताया, बुक्स के बारे में बताया, उनको आप अच्छे से मतलब पढ़ लेना। और मेन चीज़ बताया सोशल मीडिया के बारे में, वो तब तक दूर रहना जब तक एग्ज़ाम आपका चल रहा है। तो आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द मिलेंगे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, या कोई एस्पिरेंट के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इस चैनल पे हमारे बस वीकली में 2 या 3 वीडियो अपलोड करूँगा, जो हमारे जितने स्टूडेंट हैं बाहर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे इस चैनल पे। तो ये हमारे भाई के साथ फर्स्ट वीडियो था, तो मैंने सोचा कि यूपीटीटी एग्ज़ाम के बारे में एक रिव्यू लिया जाए, स्टूडेंट के लिए हेल्प मिले। तो आई होप आपको सब अच्छी लगी होंगी। तो चैनल अच्छा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।